वेलकम टू एबीसी कैंप। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 का भी पेपर हुआ है सुबह में, पास्ट एग्जाम ऑटम 2021 के अटैम्प्ट का, उसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला जो एमसीक्यू है वो एथिकल इश्यूज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर है। तो आई कैप कोड ऑफ एथिक्स किस पर अप्लाई होता है, क्या सिर्फ मेंबर्स पे या स्टूडेंट्स पे भी या एफिलिएट्स पर भी या एम्प्लॉयज़ ऑफ मेंबर फर्म भी। तो ये स्पेसिफिकली जो इसकी एप्लीकेशन है वो, क्योंकि कोड के अंदर तो जो है डिफरेंट सेक्शंस मेंशन हैं और उसके अंदर डिफरेंट सिनेरियोज कवर हुए हैं, लेकिन जो प्रेफेस है इसका वो डिफाइन करता है कि ये मेंबर्स पर भी अप्लाई होता है और स्टूडेंट्स पर भी, एफिलिएट्स पर भी और एम्प्लॉयज़ पर भी। तो ये सेंटेंस जो है हमें प्रेफेस टू कोड ऑफ एथिक्स जो रिवाइज 2019 वाला है उसके अंदर मिल जाता है, और ऑप्शन डी जो है वो इस सिलसिले में करेक्ट होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है तकरीबन वो स्टडी टेक्स्ट के अंदर भी मौजूद है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि ए लिमिटेड जो कि अनलिस्टेड कंपनी है इज द पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड जो कि लिस्टेड कंपनी है। विच शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 वुड अप्लाई टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड फॉर डिस्क्लोजर। तो इसमें जो रेलिवेंट हमारे पास लॉ है वो है कंपनीज एक्ट 2017 का थर्ड शेड्यूल, और उसमें ये है कि क्योंकि ए अनलिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर तो फिफ्थ अप्लाई होगा, और बी लिमिटेड क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो उसके ऊपर फोर्थ शेड्यूल अप्लाई होगा। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन IAS 21 से रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटर्मिनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी। तो पहला है कि करेंसी ऑफ कंट्री हुज कंपैरेटिव फोर्सेज एंड रेगुलेशन मेनली डिटरमिन द सेल प्राइसेस ऑफ इट्स गुड्स और सर्विसेज, ये तो प्राइमरी इंडिकेटर है। दूसरा है करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड, ये प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है, ये इंडिकेटर है लेकिन ये सेकेंडरी इंडिकेटर है। करेंसीज दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल्स प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी वंस अगेन पहले वाला ही पॉइंट है, सेल्स प्राइसेस के ऊपर बात हो रही है, प्राइमरी इंडिकेटर है। और करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल्स लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, ये भी एक प्राइमरी इंडिकेटर। सो IAS 21 के जो इंडिकेटर्स दिए हैं फंक्शनल करेंसी को डिटरमिन करने के लिए, उसमें प्राइमरी इंडिकेटर ए, सी और डी हैं। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन मॉनेटरी आइटम। अब नॉन मॉनेटरी आइटम का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जो चीज़ हमें खुद इटसेल्फ कैश हो या जो कैश में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में हमें रिसीव होगी वो नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी आइटम होगी, और उसके अलावा नॉन मॉनेटरी आइटम या तो पे या रिसीव करते हैं आपने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में। फॉरेन करेंसी ट्रेड पेबल जो है वो चाहे फॉरेन करेंसी की अमाउंट है लेकिन आपने उसको पे एक जो है करेंसी के अंदर, वो आपके पास कैश के अंदर आपको पता है कि इतनी अमाउंट पे करेंगे तो ये लाइबिलिटी हमारी सेटल होगी, इसमें कैश आपका जाना है और हमें टू बताने, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये मॉनेटरी। अच्छा, राइट ऑफ यूज एसेट। राइट ऑफ यूज एसेट वो एसेट होता है जो हमने लीज में हासिल किया हुआ होता है, उससे हमें कैश फ्लोज कोई डायरेक्ट तो नहीं आने होते, एसेट को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने से प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन होने से फिर हमें सेल करते हैं, फिर वहाँ से पैसे आते हैं, तो इसमें कोई आपका जो है डायरेक्टली ये मनी में कन्वर्ट होने वाला एसेट नहीं होता, नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में। तो एक तो ये आंसर होगा। एडवांस टू सप्लायर्स, जब आपने सप्लायर्स को एडवांस दिया होता है तो उनसे आपको कैश या पैसे नहीं मिलने होते बल्कि आपको उनसे गुड्स मिलनी होती हैं, तो ये भी एक नॉन मॉनेटरी आइटम। लीज लाइबिलिटीज़ जो हैं उसमें हमने एक जो है अमाउंट कैश में पे करनी होती है और हमें पता होता है कि जी इतने पैसे हैं जो इस दिन पर हमने पे करने हैं, तो वो मॉनेटरी आइटम। तो हमने जो नॉन मॉनेटरी आइटम बताने हैं वो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, दो हमने ऑप्शन बताने। क्वेश्चन 5 है कि जी विच टू ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट्स फॉर रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स measured at its fair value less cost to sell are correct। तो अगर तो कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो जब फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती होती तो फिर तो IAS 20 अप्लाई हो रहा होता है, वरना IAS 41 ही अप्लाई होता है। और IAS 41 के हिसाब से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं वो देख लेते हैं। पहला है अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन एंड ओनली व्हेन द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एन अनकंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस ओनली व्हेन द ग्रांट रिसीव होना ज़रूरी नहीं है, रिसीवेबल वाला ठीक है, तो यानी एक्रूवल बेसिस पर रिकॉर्ड हो सकती है ग्रांट। अ कंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन एंड ओनली व्हेन द कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट आर मेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अ कंडीशनल ग्रांट इज रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस व्हेन एंड ओनली व्हेन द ग्रांट इज रिसीव्ड,
ये इनअप्रोप्रिएट। तो सी जो है उसमें ये बड़ा IS 41 का IS 20 से डिफरेंट पॉइंट है कि कंडीशनल ग्रांट की सूरत में आप सिर्फ तब रिकग्नाइज करते हैं जब आपकी कंडीशंस जो हैं वो मीट हो जाती हैं, जबकि IS 20 में जब एप्लीकेशन हम देखें तो वहाँ पे रिसीवेबल होने पर ही है, यानी वहाँ पे कंडीशनल और अनकंडीशनल के लिए डिफरेंट रूल नहीं है IS 20 में, IS 41 में डिफरेंट रूल है। तो ये हमारा जो रेफरेंस है इसका दैट इज पैरा 34 एंड 35 ऑफ IS 41, और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ एन एंटिटी हैव रिपोर्टेड फॉलोइंग प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द ईयर। तो ABCDE दिए हुए हैं। फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनिंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड ऑफ 10% वुड बी अप्लाइड ऑन द अमाउंट ऑफ। तो इसमें रूल बेसिकली ये है कि हमने जो है प्रॉफिट्स अलग कर लेने, ये बनता है 160, और लॉसेस को अलग कर ले, ये बनता है 90। तो जो ग्रेटर अमाउंट होती है उसका 10% लेना। तो ये रूल जो है ये IFRS 8 के पैराग्राफ 13B क्लास में दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं, और क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट, और 160 जो है वो करेक्ट अमाउंट है, सो डी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन 7 है कि एन एंटिटी एक्वायर्ड अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years at cost of rupees 90 million. The patent can be further renewed for another 5 years at renewal cost of rupees 1 million. 90 मिलियन की एक्विजिशन कॉस्ट है, उसके मुकाबले में 1 मिलियन की रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट ऑब्वियसली कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये देखें तो पहले आपको एक साल 9 मिलियन में पड़ रहा है और बाद में 1 मिलियन में जस्ट आपको 5 years मिल रहे हैं, तो ये इनसिग्निफिकेंट कॉस्ट है। द एंटिटी एस्टिमेटेड दैट एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश इनफ्लोज इज 12 years फ्रॉम एक्विजिशन डेट। यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट क्या होगी? यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट भी जो है वो 12 years होगी। अगर तो रिन्यूअल कॉस्ट हमारी सिग्निफिकेंट होती हैं तो फिर हम कहते हैं 10 years से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि हमारी जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, अब हम 15 भी नहीं लेंगे। 15 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम 15 years तक बेनिफिट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे, तो हम 12 years तक बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो एक लिमिट 12 की है, और 10 से आगे हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो ऑप्शन जो इसमें है IS 38 का पैरा 94, उसके मुताबिक ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट वुड नॉर्मली रिक्वायर एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टिंग इवेंट कौन से हैं इन द अमाउंट्स रिकग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IAS 10। तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स परचेज बिफोर द बैलेंस शीट डेट। ईयर एंड से पहले अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, बाद में उसकी जो कॉस्ट है, इनवाइस वगैरह बाद में आती है, फ्रेट के चार्जेस बाद में आइडेंटिफाई होते हैं, तो ये बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट है क्योंकि कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। अनाउंसमेंट ऑफ चेंजेस इन टैक्स रेट, अगर ईयर एंड के बाद जो है वो टैक्स रेट्स चेंज होते हैं तो ये बड़ा क्लियरली IAS 10 में मेंशन है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है बाद में, ये भी स्पेसिफिकली IAS 10 में मेंशन है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट। बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर विद आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बैलेंस शीट डेट, इसमें नॉर्मल एजम्पशन यही होती है कि अनलेस के कोई क्लियर इवेंट हो कि जो ईयर एंड के बाद हुआ है जिससे हमें पता चले कि बैंक्रप्सी राइज हुई थी, तो नॉर्मली ये समझा जाता है कि जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो ईयर एंड पे भी ख़राब थी और सिचुएशन जो है वो ईयर एंड पे कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही थी, और इस वजह से ये एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट होता है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ये हमारे करेक्ट आंसर्स होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।